स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का भाग 8 आज आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के अन्य भाग भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने। मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन 1, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1966-67 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की मित्र शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1966 में। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966-67 में। 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब होती है? 1970 में। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। 1972 में दूसरा सिंचाई आयोग बनता है। दूसरा सिंचाई आयोग पहला कब बनता है? 1901 में। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? उसका सही आंसर है ए 1966 में। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में संकर धान के जनक किसे कहते हैं? प्रश्न है मित्रों, भारत में संकर धान के जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए इंगो पोट्रिकस, ऑप्शन बी जीएस खुश, ऑप्शन सी वाईएल पिंग, ऑप्शन डी ईए सिद्दीकी। तो भारत में संकर धान के जनक कौन है? ईए सिद्दीकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए और आप इसे जरूर नोट डाउन करें। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। इंगोपोट्रिकस फादर ऑफ गोल्डन राइस। फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? इंगोपोट्रिकस, और इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। जीएस खुश, ये कौन है? फादर ऑफ सुपर राइस। सुपर राइस के जनक कौन है? जीएस खुश। कभी कभी आपसे वैरायटी इसकी पूछ लेता है, तो एक बहुत चर्चित वैरायटी है लूनी श्री। लूनी श्री जो कैसी है? सुपर राइस। वाईएल पिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड। विश्व में संकर धान के जनक कौन है? वाईएल पिंग, पूरा नाम युवान लॉन्ग पिंग। मित्रों, हमारा प्रश्न था भारत में संकर धान के जनक कौन है? तो उसका सही आंसर है ईए सिद्दीकी, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने। इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बोरलॉग जी को, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन सी डॉक्टर संजय राजाराम जी को, ऑप्शन डी डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज जी को। तो इंटरनेशनल सीड ब्रीडर कौन है? तो वह है डॉक्टर संजय राजा राम जी। इसका सही आंसर है सी, संजय राजा राम जी। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। एनी बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एनी बोरलॉग जी।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी। आर.वी.एल. भारद्वाज, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने क्या दिया था? गेहूं की CRI स्टेज, गेहूं की CRI स्टेज का पता किसने लगाया था? डॉक्टर आर.वी.एल. भारद्वाज जी ने। मित्रों, हमारा प्रश्न था इंटरनेशनल वीट ब्रीडर किन्हें कहा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर संजय राजाराम जी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, मृदा भौतिकी के जनक हैं? ऑप्शन ए एमएल ट्रक, ऑप्शन बी डैनियल हिलेल, ऑप्शन सी SN विनोग्राडस्की, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? इसका सही आंसर है बी, डैनियल हिलेल। कभी कभी आपको सिर्फ हिलेल के नाम से मिल जाएगा। तो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? डैनियल हिलेल। देखते हैं अन ऑप्शनों को। एमएल ट्रक, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, कौन है ये? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग किन्हें कहा जाता है? एमएल ट्रक जी को। अन ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। SN विनोग्राडस्की, बहुत ही महत्वपूर्ण, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण, सॉइल माइक्रोलॉजी। इसके साथ साथ और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत महत्वपूर्ण, फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन किन्हें कहा जाता है? SN विनोग्राडस्की जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की अवधारणा दी थी। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की अवधारणा, बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, हमारा प्रश्न क्या था कि फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? तो उनका सही आंसर है बी, डैनियल हिलेल जी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जुलाई को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण। 16 सितंबर को ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 16 जुलाई को, 16 जुलाई को ICAR डे, ICAR डे कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व खाद्य दिवस। 16 दिसंबर को मित्रों, 16 दिसंबर को विजय दिवस, विजय दिवस। मित्रों, हमारा प्रश्न था ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 16 सितंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैट टाइप नर्सरी किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान से, ऑप्शन बी गेहूं से, ऑप्शन सी बाजरा से, ऑप्शन डी तंबाकू से। तो मित्रों मैट टाइप नर्सरी यह किससे संबंधित है? यह धान से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? धान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। मक्का में पौधों का कौन सा भाग पहले विकसित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए मादा भाग, ऑप्शन बी नर भाग, ऑप्शन सी दोनों साथ साथ होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मक्का में पौधे का कौन सा भाग पहले विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है नर भाग, ऑप्शन बी नर भाग पहले विकसित होता है। इसे क्या कहते हैं? टेसल।
नर भाग को क्या कहते हैं मित्रों? टेसल के नाम से जानते हैं। तो मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा भाग को कहते हैं सिल्क। क्या कहते हैं मित्रों? सिल्क। जब टेसल निकल आते हैं तो उसके 7 से 10 दिन के बाद सिल्क जो है मादा भाग वह विकसित होता है। इसलिए क्या होता है? इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्का के अंदर। टेसल अगर पहले विकसित हो जाता है या फिर नर भाग पहले विकसित हो जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मादा भाग पहले विकसित होती तो उसे क्या कहते? प्रोटोगाइनी, जो कि बाजरा में देखने को मिलती है। हमारा प्रश्न था मक्का में पौधे का कौन सा भाग पहले विकसित होता है? तो उसका सही आंसर है बी, नर भाग, जिसे टेसल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 आपके सामने प्रस्तुत है। मक्का का बैंगनी पत्ता या पर्पल ब्लॉच रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी से, ऑप्शन बी जिंक की कमी से, ऑप्शन सी पोटास की कमी से, ऑप्शन डी फास्फोरस की कमी से। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यह फास्फोरस पोषक तत्व की कमी से होता है। फास्फोरस पोषक तत्व की कमी से पर्पल ब्लॉच या मक्का का बैंगनी पत्ता रोग होता है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से वी शेप्ड क्लोरोसिस। वी शेप्ड क्लोरोसिस किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी से। जिंक की कमी से मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइट बड रोग या इसी को कहते हैं श्वेत कलिका रोग। पोटाश की कमी से, पोटाश की कमी अगर मक्का में हो जाती है तो उसकी वजह से फसल गिर जाती है, क्रॉप लॉजिंग। किसके कारण हो जाता है? पोटाश की कमी से। हमारा प्रश्न था पर्पल ब्लॉच रोग किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है मक्का में? उसका सही आंसर है डी, फास्फोरस की कमी से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 9। निम्न में रागी, इसी को कहते हैं मंडुआ या फिंगर मिलेट का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए पोस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम, ऑप्शन बी सिटेरिया इटैलिका, ऑप्शन सी एलियोसाइन कोराकाना, ऑप्शन डी एकाइनोक्लोआ क्रुसगल्ली। इसका सही आंसर मित्रों क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर है एलियोसाइन कोराकाना। यह रागी मंडुआ या फिंगर मिलेट का वानस्पतिक नाम है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। पोस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम यह कोदो मिलेट का वानस्पतिक नाम है। सिटेरिया इटैलिका यह काकुन का वानस्पतिक नाम है। एकाइनोक्लोआ क्रुसगुल्ली यह सांवा या बार्नयार्ड ग्रास का वानस्पतिक नाम है। हमारा प्रश्न था रागी या फिंगर मिलेट का वानस्पतिक नाम, उसका सही आंसर है सी, एलियोसाइन कोराकाना। आइए चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। अरहर की फसल की गुणसूत्र संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो अरहर की फसल की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है सी, 22। अरहर किस ऋतु की फसल है? यह खरीफ ऋतु की फसल है। मित्रों खरीफ की जितनी भी दलहनी दालें हैं लगभग सभी दालों की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 22। लेकिन अपवाद भी होते हैं। अपवाद इसका क्या है? 24। यह किसका है? कुल्थी का। कुल्थी भी खरीफ की ही दाल है और इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 24। कुल्थी को ही हॉर्स ग्राम कहते हैं और इसे ही गरीबों की दाल भी कहते हैं। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 14, रबी ऋतु की जितनी भी दलहनी फसलें हैं, रबी ऋतु की जितने भी दलहनी फसलें हैं उनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14। लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद क्या है? 16। यह किसका है?
काबुली चने का, काबुली चना, इसकी कितनी होती हैं 16। बाकी रबी की जितनी भी दालें हैं उनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 14। इसी प्रकार खरीफ की जितनी भी दालें हैं उनकी गुणसूत्र संख्या होती है 22, लेकिन अपवाद स्वरूप कुल्थी इसका कितनी होती है 24। हमारा प्रश्न था अरहर की फसल की गुणसूत्र संख्या कितनी है, तो उसका सही आंसर है सी 22। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ग्वार या क्लस्टर बीन का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए बिगना एकोनिटिफोलिया, ऑप्शन बी बिगना साइनेंसिस, ऑप्शन सी साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, ऑप्शन डी फेजियोलस वल्गैरिस। तो ग्वार या क्लस्टर बीन का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं कुछ अन्य ऑप्शनों को देखते हैं। बिगना एकोनिटिफोलिया यह किसका है मित्रों? मोट का, मोट का वानस्पतिक नाम है। बिगना साइनेंसिस यह लोबिया, लोबिया को और क्या कहते हैं मित्रों? चमला। लोबिया या चा का क्या है? वानस्पतिक नाम है। फेजियोलस वल्गैरिस यह राजमा का वानस्पतिक नाम है। हमारा प्रश्न था ग्वार या क्लस्टर बीन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो उसका सही आंसर है सी साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है। केंद्रीय रेशा तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फाइबर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी सोलन हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर मित्रों क्या है? इसका सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। CFTRI कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कभी कभी जगह पूछ लेता, जगह क्या है? माटुंगा, माटुंगा। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? नागपुर महाराष्ट्र में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। सोलन हिमाचल प्रदेश में CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। हमारा प्रश्न था केंद्रीय रेशा तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर है बी मुंबई महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी ढैंचा, ऑप्शन डी सनई। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यह जूट से संबंधित है, ऑप्शन बी। जूट को और क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है, तो जूट को। कपास को सिल्वर फाइबर भी कहते हैं। और इससे संबंधित क्रांति कौन सी चली थी? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यह कपास से संबंधित है। ढैंचा और सनई दोनों ही हरी खादें हैं। ढैंचा और सनई कैसी हैं? ये हरी खाद हैं, दोनों की दोनों हरी खाद। मित्रों हमारा प्रश्न था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस फसल से संबंधित है? उसका सही आंसर है बी जूट से। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न नंबर 14। ट्रू पोटैटो सीड TPS तकनीक को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर रामानुजम ने, ऑप्शन बी डॉक्टर पुष्करनाथ ने, ऑप्शन सी डॉक्टर आशीष दत्ता ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो TPS तकनीक को किसने विकसित किया? डॉक्टर रामानुजम ने। कितने मित्रों? डॉक्टर रामानुजम। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू सत्य कौन बोलता है? राम जी। तो रामानुजम से हम राम को
जोड़ लेंगे। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अन ऑप्शन डॉक्टर पुष्कर नाथ जी ने सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो। देखते हैं अन ऑप्शनों को। आशीष दत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने प्रोटीन रिच पोटैटो का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था? प्रोटैटो। प्रोटीन रिच पोटैटो इज कॉल्ड प्रोटैटो। हमारा प्रश्न था ट्रू पोटैटो सीड या टीपीएस तकनीक को किसने विकसित किया था? उसका सही आंसर है ए, डॉक्टर रामानुजम जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, गन्ना की परिपक्वता या मैच्योरिटी का पता लगाते हैं। ऑप्शन ए ब्रिक्स रीडिंग से, ऑप्शन बी मेटेलिक साउंड से, ऑप्शन सी एरोइंग की क्रिया से, ऑप्शन डी सभी के द्वारा। तो गन्ना की मैच्योरिटी का पता कैसे लगाते हैं? इसका सही आंसर है सभी के द्वारा। ब्रिक्स रीडिंग से भी, मेटेलिक साउंड से भी, एरोइंग की क्रिया से भी, तीनों के द्वारा हम गन्ने की परिपक्वता का पता लगा लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 16, निम्न में कपास की कौन सी जाति को भारतीय कपास कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय कपास कहा जाता है। ऑप्शन ए गॉसिपियम अर्बोरियम, ऑप्शन बी गॉसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन सी गॉसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन डी गॉसिपियम बारबाडेंस। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है? गॉसिपियम अर्बोरियम। गॉसिपियम अर्बोरियम को हम भारतीय कपास के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत का गंगा मैदान। देखते हैं अन ऑप्शनों को। गॉसिपियम हर्बेसियम यह अरेबियन कपास है। क्या है? अरेबियन कपास। गॉसिपियम हिरसुटम बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे अमेरिकन कपास कहते हैं, अमेरिकन कपास। और भारत में सबसे ज़्यादा यही कपास बोई जाती है। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी कपास बोई जाती है, तो गॉसिपियम हिरसुटम। कितने % भाग पर? तो 96% भाग पर, 96% भाग पर यह बोई जाती है। देखते हैं अन ऑप्शन गॉसिपियम बारबाडेंस, इसे इजिप्शियन या मिस्र की कपास बोलते हैं। इजिप्शियन या मिस्र की कपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा प्रश्न था निम्न में कपास की कौन सी जाति को भारतीय कपास कहते हैं? उसका सही आंसर है गॉसिपियम अर्बोरियम, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, बाजरा की नर्सरी हेतु बीज दर या सीड रेट रखते हैं। ऑप्शन ए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बाजरा की नर्सरी हेतु बीज दर कितनी मित्रों रखते हैं? इसका सही आंसर है ए 2 किलोग्राम। कितना रखते हैं? 2 किलोग्राम। बाजरा की नर्सरी विधि को किसने विकसित किया था? डॉक्टर आर.सी. गौतम जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाजरा की साधारण बीज दर कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर साधारण बाजरा की बीज दर। देखते हैं अन्य प्रश्न को। इसका सही आंसर मित्रों क्या है? ऑप्शन ए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्वार का पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ऑप्शन ए स्पाइक, ऑप्शन बी रेसीम, ऑप्शन सी पेनिकल, ऑप्शन डी अम्बेल। तो ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है?
यह है पेनिकल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको ऑप्शन में पेनिकल ना मिले तो उसके स्थान पर हम कौन सा सही आंसर लगाएंगे? हेड। पेनिकल या हेड। स्पाइक किस किस में होता है? स्पाइक आपका गेहूं, जौ, मक्का, इन सब में कौन सा होता है? स्पाइक। और बाजरा में भी क्या होता है? स्पाइक होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस जो फूल है उसका भी पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक। रेशम, रेशम सभी दलहनी, जितनी भी दलहनी दालें हैं उनका पुष्पक्रम क्या कहलाता है? रेशम। अम्बेल, अम्बेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जीरा, अम्बेल बोलो छत्रक, जीरा और सौंफ, धनिया, यहाँ तक गाजर, इन सब का क्या है? अम्बेल। हमारा प्रश्न था ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? उसका सही आंसर है सी, पेनिकल या हेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, टोडा एक नस्ल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अभी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। इसके ऑप्शन है ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भैंस। तो टोडा एक नस्ल है, किसकी है? भैंस की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ पाई जाती है ये? तमिलनाडु में पाई जाती है, साउथ तमिलनाडु। और कोई खास बात इसकी? हाँ, इसकी एक खास बात बहुत ही है कि इसका जो दूध होता है सबसे ज़्यादा सुगंधित होता है। सबसे ज़्यादा सुगंधित दूध किसका होता है? टोडा भैंस का सबसे ज़्यादा सुगंधित दूध। इसके साथ साथ यह जो है अर्ध जंगली नस्ल है। अर्ध जंगली नस्ल कौन सी है? टोडा। भेड़ की जातियाँ देख लेते हैं। भेड़ की चोकला मोस्ट इम्पोर्टेंट, गद्दी हो गया, जैसलमेरी हो गई, ये सब कैसी हैं? नेलोरी, ये सब कैसी हैं? भेड़ की नस्ल हैं। देखते हैं गाय की। गाय की आपकी साहिवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ गिर, देवनी, ये सब कैसी हैं? गाय की नस्लें हैं। बकरी की आपकी जमुनापारी, बर्बरी, ये सब कैसी हैं? इसकी हैं बकरी की। हमारा प्रश्न था टोडा एक नस्ल है, उसका सही आंसर है डी, भैंस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु कौन होता है? देखते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी विषय सामग्री, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री। तो सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु हमेशा क्या रहेगा? एक विद्यार्थी। विद्यार्थी को ही हम केंद्र मानेंगे और उसी के हिसाब से हम उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसका सही आंसर क्या है? बी, विद्यार्थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, गाय की सभी नस्लों में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाली नस्ल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। मित्रों, आप प्रश्न पर ध्यान देना। गाय की सभी नस्लों में पूछ रहा है, चाहे वो विदेशी हो या फिर देसी हो। देखते हैं ऑप्शन। ए साहिवाल, बी जर्सी, सी हॉलस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन डी नागौरी। तो गाय की सभी नस्लों में सर्वाधिक दूध कौन देता है? सबसे ज़्यादा दूध देता है हॉलस्टीन फ्रीजियन। हॉलस्टीन फ्रीजियन ये कहाँ की है? यह हॉलैंड के नीदरलैंड क्षेत्र की है। हॉलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
कहाँ पर है? नीदरलैंड। साहिवाल यह भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, भारत की। जर्सी यह इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। नागौरी, नागौरी के जो बैल होते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तेज दौड़ने वाले बैल। सबसे अच्छी क्वालिटी के बैल किसके होते हैं? नागौरी के होते हैं। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन ये कितना दूध दे देती है? यह एक ब्यांत में 6000 से लेकर 6500 किलोग्राम। एक ब्यांत में कितना मित्रों? एक ब्यांत में 6000 से लेकर 6500 किलोग्राम। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? हॉलैंड की। कहाँ पर पड़ता है ये? नीदरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने प्रस्तुत है। गेहूं का निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्यूट वीड है। ऑप्शन ए चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी कन्वोनबुलस अर्बेंसिस, ऑप्शन सी अवेना फातुआ, ऑप्शन डी फ्लैरिस माइनर। तो गेहूं का निरपेक्ष या एब्सोल्यूट वीड कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम। इसे ही क्या कहते हैं? बथुआ। ये किसका साइंटिफिक नाम है? बथुआ का। कन्वोनबुलस अर्बेंसिस ये किसका साइंटिफिक नेम है? यह है हिरनखुरी, हिरनखुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिरनखुरी को ही गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। अवेना फातुआ जंगली जई। और यह कैसा खरपतवार है? यह सैटेलाइट खरपतवार है, सैटेलाइट उपग्रह। फ्लैरिस माइनर यह सैटेलाइट के साथ साथ सैटेलाइट भी है, इसके साथ साथ यह क्या है? यह इसका मिमिक्री या नकलची खरपतवार है। क्या है मित्रों? मिमिक्री या नकलची खरपतवार। हमारा प्रश्न था गेहूं का निरपेक्ष। अगर आपको निरपेक्ष ना मिलकर प्रश्न में सापेक्ष मिल जाए तो भी एक ही है। इंग्लिश में क्या लिखा होगा? एब्सोल्यूट वीट कौन सा है? उसका सही आंसर है ए, सही आंसर है ए चिनोपोडियम एल्बम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में कौन सी फसल को किंग ऑफ कोर्स मिलेट भी कहते हैं? किंग ऑफ कोर्स मिलेट मतलब मोटे अनाजों का राजा। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी रागी। तो मोटे अनाजों का राजा या किंग ऑफ कोर्स मिलेट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ज्वार। ज्वार को हम मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कौन है? मक्का। राजा कौन है? गेहूं। बाजरा को हम कहते हैं गरीब मनुष्यों का भोजन। गरीब मनुष्यों का भोजन कौन है? बाजरा। रागी को क्या कहते हैं? रागी को कहते हैं गरीब मनुष्यों का अनाज। गरीब मनुष्यों का अनाज क्या है? रागी या फिंगर मिलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा प्रश्न था किंग ऑफ कोर्स मिलेट किसे कहते हैं? तो किंग ऑफ कोर्स मिलेट या मोटे अनाजों का राजा, उसका सही आंसर है सी ज्वार को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को मित्रों क्या होता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस
5 सितंबर को। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस, ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस साल की थीम 2023 की अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या है, तो इसकी थीम है सॉइल एंड वाटर। क्या है मित्रों? सॉइल एंड वाटर, आ सोर्स ऑफ लाइफ। आ सोर्स ऑफ लाइफ, थीम क्या है मित्रों? सॉइल एंड वाटर, आ सोर्स ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, 5 दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, खरीफ रबी जायद किस भाषा के शब्द हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी लैटिन। तो खरीफ रबी और जायद यह अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा का एक शब्द और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा? मॉनसून, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्कृत का कौन कौन सा है? आपका कपास संस्कृत का है, इसके साथ साथ शर्करा या शुगर केन, ये किसका है? यह भी आपका संस्कृत का है। जूट जिसे जटा कहते हैं, ये भी किसका है? संस्कृत का है। या लाख, लाख कीट जो है वो भी कैसा है? संस्कृत का है। रोमन, रोमन का मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल, अगर सीरियल किस भाषा का शब्द है? यह रोमन भाषा का शब्द है। लैटिन, जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा होता है, क्या लगा होता है मित्रों? कल्चर, वो सारे के सारे लैटिन होते हैं। हमारा प्रश्न था खरीफ रबी जायद किस भाषा का शब्द है? उसका सही आंसर है सी, अरबी। अरबी का ही अन्य उदाहरण मॉनसून, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी एमाइड, ऑप्शन डी नाइट्राइट। तो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? यह नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में मित्रों? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया, अमोनिया को धान और जूट, कौन कौन से? धान, धान, इसके साथ साथ और कौन सा है? जूट, दोनों ही अमोनिया के रूप में लेते हैं। एमाइड, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वह एमाइड के रूप में पाई जाती है। और दूसरा कौन सा है? कैल्शियम साइनामाइड। नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर, कौन सा जीवाणु है मित्रों? नाइट्रोबैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्राइट है तो उसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। हमारा प्रश्न था अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? उसका सही आंसर है बी, नाइट्रेट के रूप में। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, धान के लिए लाभकारी पोषक तत्व है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो धान के लिए लाभकारी पोषक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है सिलिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। सिलिका को अर्ध आवश्यक पोषक तत्व भी कहते हैं। अर्ध आवश्यक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? सिलिका को। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉपी रोग। पौधे क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं, मतलब जो खड़े होते हैं सब झुक जाते हैं, ड्रॉपी रोग। ये धान में देखने को मिलता है, इसीलिए धान के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और धान के लिए एक वेनेडियम, ये भी लाभकारी है। लेकिन मोस्ट अगर सबसे ज़्यादा लाभकारी कौन सा है तो उसका सही आंसर रहेगा सिलिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, निम्न में परपरागित या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है। जैसे ही मित्रों
आपको नहीं दिख जाए आप उसको अंडरलाइन या गोला कर लें ताकि आपकी नज़रों के सामने रहे उसका। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जई। तो निम्न में ऐसी कौन सी फसल है जो क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं है? उसका सही आंसर है डी जई। यह कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वयं परागित। ज्वार, ज्वार आपकी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाजरा, यह कैसी है? क्रॉस पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड। हमारा प्रश्न था निम्न में परपरागित या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, उसका सही आंसर है डी जई। ये कैसी है? सेल्फ या स्वयं परागित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? फरीदाबाद। DPPQS कहाँ पर है? फरीदाबाद में अवस्थित है। बेंगलोर में आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स कहाँ पर है? बेंगलोर में। भोपाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है? भोपाल में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बी फरीदाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों स्थानों पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ऑप्शन बी एफिड, ऑप्शन सी व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन डी खपरा बीटल। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोटैटो ट्यूबर मॉथ। यह आलू के खेत में और भंडारण में दोनों जगह पर नुकसान पहुंचाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। एफिड, यह लीफ रोलर वायरस का वाहक है, आलू में लीफ रोलर वायरस का वाहक। व्हाइट फ्लाई, यह मोजेक वायरस की वाहक है, मोजेक वायरस की क्या है? वाहक है। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। खपरा बीटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह गेहूं का भंडारण कीट है। क्या है मित्रों? गेहूं का भंडारण कीट। हमारा प्रश्न था आलू का कौन सा कीट खेत तथा भंडारण दोनों स्थानों पर आक्रमण करता है? उसका सही आंसर है ए पोटैटो ट्यूबर मॉथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मित्रों आशा है आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। इस सीरीज के प्रश्न भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिए ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सकें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।